अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज की मैं रियल पाकिस्तानी का ताल्लुक फ़ैशन इंडस्ट्री से। जब मैंने फ़ैशन की बात की तो मैं आज का वार्डरोब बताती चलूँ। ये इतना खूबसूरत और कलरफुल जो ड्रेस है ये तस्नीम सदफ़ का है। और जैसा कि हमारे रियल पाकिस्तानी का ताल्लुक भी 30 साल से ज़ायद का अरसा इसी इंडस्ट्री से है और माशाल्लाह से राज कर रहे हैं। और आई मस्ट से ही इज़ अ ब्रांड, क्योंकि यहाँ पे इनके नाम पे ही जो है लोग जो है ड्रेसेस को जो पसंद करते हैं और पहनना पसंद करते हैं। और ये अभी पाकिस्तान फैशन काउंसिल के चेयरपर्सन भी हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे भी कई अवार्ड जीत चुके हैं। और आजकल इनका ड्रामा यूं ही भी देख रहे हैं तो नहीं, दीपक परवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दीपक साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आई एम गुड। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि माशाल्लाह से यू आर अ ब्रांड, लेकिन इससे भी आगे, इससे भी पहले आप पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, ट्रू एम्बेसडर हैं, रियल पाकिस्तानी हैं, क्योंकि आपने दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। हम ये जानना चाहेंगे कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ था? मेरे ख्याल में जब इंसान को टैलेंट हो और लोग उस टैलेंट को पसंद भी करें तो वो रास्ता जो है वो मेहनत का भी होता है और विजन का भी होता है। तो जब मैंने मेहनत शुरू की 30 साल पहले, ये बात है, अगले साल मेरे 30 साल पूरे हो जाएंगे। माशाल्लाह। तो मेरे पास हमेशा ये शऊर भी था और ये सेंस भी था कि मैं अपने मुल्क को प्रमोट करूं, बिकॉज जहाँ मैं जाता था वहाँ लोग मुझसे पूछते थे कि आप कहाँ से आएँ, और लोग बड़े सरप्राइज़ भी होते थे कि आप पाकिस्तान से आएँ, बिकॉज ज़माने में पाकिस्तान में इतना फैशन नहीं था, इतनी प्रोग्रेसिव थाट नहीं थी, और एक इमेज था पाकिस्तान का जो कि मोर ऑफ के कवर्ड है, और प्रोग्रेसिव फैशन नहीं होता पाकिस्तान से, या पाकिस्तान में जो लोग हैं वो ज़्यादातर इतने ममालिक में ट्रैवल नहीं करते। तो एक बड़ा अजीब सा एक मिक्स्ड इमेज था पाकिस्तान को जो हमें मिलता था। और तो मैंने वो ठान ली कि आई मीन इनफ इज़ इनफ, और क्यों ना मैं, अगर मैं हर जगह जा ही रहा हूँ तो आई शुड प्रमोट माई ओन कंट्री। और वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ और वो आगे बढ़ता चला गया। और फिर सब्सिक्वेंटली जो गवर्नमेंट्स आते गए वो भी उन्होंने भी इस बात की एक इम्पॉर्टेंस समझी कि मुल्क को प्रमोट करना और सॉफ्ट इमेज बहुत ज़रूरी है और उसको आगे लेके जाना। उस ज़माने में फ़ैशन कोई समझता नहीं था, और ज़्यादातर एक्सपोर्ट और टी शर्ट और जीन्स और इस लैंग्वेज, लेदर गारमेंट्स और लेदर फैक्ट्रीज़ के बारे में बात की जाती थी। तो एक दिन हमने बैठ के समझाया भी एक बहुत बड़ी टीम को कि अगर आप वैल्यू एडिशन की तरफ जाएंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। और पिछले 15 साल आपके सामने, रिटेल आप देख लें। अच्छा, क्योंकि इसमें हमने ये चीज़ देखी, आपने अपने कल्चर को तो प्रमोट किया, लेकिन दूसरों ने भी इसको अडॉप्ट किया। मतलब दीगर जो कंट्रीज हैं, एक तो ये कि ऑब्वियस सी बात है हर जगह कॉम्पिटिटर्स होते हैं, हमारे अपने हमसाए ममालिक भी वहाँ पे आपको पता है हर जगह छाए में। तो वो क्या आपकी थॉट थी? क्योंकि मैं समझती हूँ क्योंकि कोई आपके कल्चर को अडॉप्ट करे, उसको रिस्पेक्ट दे, क्योंकि आपने मिलान फैशन वीक हो गया, मियामी फैशन वीक, इतने डिफरेंट फैशन वीक्स ऑर्गेनाइज किए जो कि आसान नहीं होता, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे उसके स्टैंडर्ड्स, उनके लेवल्स होते हैं। तो वो उस सिलसिले में उस हवाले से बताएं कि आपने क्या ऐसी थॉट थी, क्या ऐसी वजह थी कि नहीं, इस कल्चर को, इस फैशन को, इस पाकिस्तानी ड्रेसेस को मैंने उन तक लेके जाने, उनको पहनाने। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि क्रिएटिव जो लोग होते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से हों, ठीक है। मैं मीरपुर ख़ास से बिलोंग करता हूँ एंड आई एम सिंधी माई सेल्फ। तो मैं हमेशा समझता हूँ कि क्रिएटिविटी कहीं से भी आ सकती है, उसका ये कोई ना मयार है ना उसकी कोई लेवल है, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल आपको दे दूँ, जब हमने फ़ैशन पाकिस्तान काउंसिल शुरू की थी और फैशन वीक्स होने लगे पाकिस्तान में, उस ज़माने में पाकिस्तान में रिटेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, आपके पास कोई मॉल्स नहीं थे। अगर शॉपिंग करने आप जाते, अगर कराची जैसे आप देख लें तो आप तारिक रोड चले जाते या सदर चले जाते, जमजमा भी नया नया सा खुला था, ऐसी कोई वो नहीं थी। अगर लाहौर देख लें तो आप अनारकली चले जाते थे, अगर इस्लामाबाद देखें तो आप ब्लू एरिया चले जाते थे। तो आपके पास ऐसी कोई
क्या कहते हैं, बॉडी नहीं थी, ना कोई ऐसी रेगुलेटेड बॉडी नहीं थी जो कि फैशन को या रिटेल को आगे लेके जा सके। जब हमने फैशन पाकिस्तान काउंसिल बनाई तो हमने इसमें रियलाइज़ किया कि अगर हम इसको रेगुलेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और उसके इंसेप्शन के 3 साल के बाद वी रियलाइज़ के मॉल खुलना शुरू हो गए, स्प्रिंग समर आ गया, फॉल विंटर आ गया, प्री फॉल आ गया, मदर्स डे आ गया, फादर्स डे आ गया, 14 अगस्त आ गया, अवेयरनेस आ गई, सितंबर आ गया, ब्लैक फ्राइडे आ गया, मदर्स, मतलब क्या क्या नहीं आया 15 सालों के अंदर। इसको अच्छा, लोग रीजंस ढूंढने शुरू किए कि कोई ऐसी वजह है और जाएं हम फिर अपने कुछ खरीदें, राइट। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि सबको एक डिसिप्लिन आ गया, ठीक है। अब पता है कि जी 3 महीने में कलेक्शन निकलेगी, 3 महीने के बाद सेल लगेगी, सेल के बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, तो आपकी एक इंडस्ट्री जो है अपनी जगह पे ठक 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 बनना शुरू होगी, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। okay. जब हमने ये देखा कि यहाँ हो रहा है, ऑफकोर्स मैं अर्ली स्कूलिंग के लिए 17 साल की उम्र के बाद हमारे पेरेंट्स ने सेंड मी टू न्यूयॉर्क, तो मैं 6-7 साल अमेरिका में रहा हूँ। तो मैं ये रेगुलेशन ऑफ फैशन जो है बहुत अच्छी तरह समझता था, बिकॉज हमारे चचा जो है उनकी एक्सपोर्ट गारमेंट की फैक्ट्री होती थी, तो यहीं पाकिस्तान में कपड़े बनते थे, और मैं उनका बायर भी था और उनका मर्चेंडाइज़र भी था। तो वो जेसी पेनी को, ANS को, मेसीज़ को, कॉनवे, सारे कपड़े हम ही पाकिस्तान से थ्रू बाइंग हाउसेस बेचा करते थे। तो आई अंडरस्टूड कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है, और जब उसको आगे लेके जाना था तो वो बहुत आसान हो गया। मैंने मिलान में एक बात कही थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मैंने कहा था कि काले कपड़े या काला ड्रेस दुनिया में कोई भी बना सकता है। सही कह रहे हैं। फैशन की गेम वो होती है जब इंसान अपना कल्चर लेके आए और उन कपड़ों के आपके मुताबिक चेंज करके आपको बेचे। क्या वजह थी कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर लिया, एक दुनिया का सबसे बड़ा कुर्ता डिजाइन करना? आप मुझे ये बताएं, इतने बड़े अमेजिंग चैलेंजेस क्यों पाल लेते? एक अपनी इंडस्ट्री माशाल्लाह आप कामयाब हैं और भी सोशल वर्क भी कर रहे हैं, ये क्या वजह थी कि जहन में आई और फिर आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया जो कि पाकिस्तान को वो क्रेडिट जाता है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के लिए एक कुर्ता बनाना है, ठीक है। मैंने कहा मैं ऐसे उलम मुलम काम नहीं करता, तुम लोग जाओ यहाँ से, मेरा सर नहीं खाओ। दिस वाज माय एग्जैक्ट आंसर। तो उन्होंने कहा कि सर हम ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा कि इसमें CSR एक्टिविटी होगी, अगर इसमें किसी का भला हो रहा होगा, अगर कोई चैरिटी इन्वॉल्व होगी तो फिर मैं ये काम करूंगा, नहीं तो मैं इस पर ये काम आपके साथ नहीं करना चाहता। तो वो टीम जो है उनकी बाहर गई, वापस आई, एक हफ्ते हमारी नेगोशिएशन चली, फिर उसमें ये डिसाइड किया गया कि वो कुर्ता हम बनाएंगे, उसकी स्पेसिफिकेशन होगी, ऐसे कंस्ट्रक्शन होगी। लेकिन उसके बाद जब वो कुर्ता वहाँ से उतरेगा, एंड लिटरली वो क्रेन के ऊपर लगाया गया था अपना स्टेडियम पे, आई एम नॉट किडिंग, जब वो लगा तो मैं भी हैरान था कि यार इतना बड़ा कुर्ता है, ठीक है। तो उसमें CSR क्या थी कि इसके बाद ये कुर्ता काटा जाएगा और जितने भी ईदी साहब के यहाँ बच्चे हैं उन सबको ये गिफ्ट में कुर्ते, छोटे कुर्ते उनकी साइज से बना के दिए जाएंगे। तब मैंने मानी और तब ये कुर्ता बना और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ। क्या मतलब आपकी हर चीज के पीछे कोई मोटिव होता है? अब CSR की आपने बात छेड़ ही दिया तो मैं अब यहाँ पे जिक्र करना, जो कोविड का भी टाइम पे जब दुनिया परेशान थी, पाकिस्तान भी में बड़ा टफ टाइम था, वहां पर भी आप जो है बिल्कुल जिस तरह से फ्रंट लाइन, हम डॉक्टर्स उनको भी, हम जिस तरह से जर्नलिस्ट सबको कहते हैं, मैं तो आपको भी कहूंगी क्योंकि आपकी भी कोऑर्डिनेशन थी डॉक्टर्स के साथ। ऑब्वियसली बात, जो ड्रेस डिजाइन किया था, जो चीजें थी, उसमें भी आप सब लोग बहुत आगे थे। कॉन्शियस ज़मीर बहुत ज़रूरी होता है इंसान का, हर चीज़ पैसा नहीं होती। क्या बात है, ठीक है। कहीं कहीं आपको, अगर आप किसी एक पावरफुल पोजीशन पे हैं जहां आप किसी की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक चेंज ला सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको वो पार्ट अपनी ज़िंदगी का आगे देना चाहिए। कभी ज़िंदगी में ऊपर बढ़ते हुए हमें भी किसने मदद की थी, आपको भी किसी ने मदद की थी, ऐसा ही है, तो व्हाई नॉट पे इट फॉरवर्ड? क्या बुरा है पे इट फॉरवर्ड करना, ठीक है। जब कोविड हुआ तो सबके हालात ख़राब थे, फाइनेंशियली भी हालात ख़राब थे, चीज़ें सही नहीं हो रही थी, और मेरे पास जो आई हैव अ रूल इन द फैक्ट्री कि हमारे पास जो लोग काम कर रहे हैं या करते आए हैं, ठीक है, वी हैव अ वेरी फैमिली काइंड ऑफ ओरिएंटेड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं इन हालात में क्या मैं अपने लोगों को निकाल दूंगा, इन हालात में क्या मैं पीछे हट जाऊंगा, ठीक है। तो हम बैठे हुए थे एक दिन, टीवी पे हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा था, ठीक है ना, और फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी। मैंने सोचा, एक मुझे बड़ी पुरानी एक बात याद आई, वो क्या होता था, बादशाह और आया की। और कितने टाइम से फैक्ट्री बंद थी जब ये टाइम? 1.5 महीना गुजर चुका था उस वक्त कोविड का, 1.5 से 2 महीने गुजर चुके थे। तो मैंने कहा यार फ्री सैलरी किसी को अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना। एक दिन मैंने सबको बुलाया, बड़ी मुश्किल से सारे पहुंचे। मैंने कहा चलो अस्पतालों की मदद करते हैं, PPP सूट बनाते हैं, एटलीस्ट हक हलाल की तो कमाओगे। क्या बात। एंड दैट वाज इट।
ओके हमने तो कभी पीपी सूट बनाया भी नहीं था, अरे ट्राई मारी, वो भी बन गया, बहुत खूबसूरत बना। हमने उसको पीयू में बनाया, पीवीसी बनाया, जो कोई नहीं बना रहा था। और उसके बाद मैंने सारे कोई आई थिंक हमने मेरे ख्याल में 35,000 या 40,000 हमने बनाए होंगे, और वो सारे हमने डोनेट कर दिए, सब आई थिंक ओवर 100 हॉस्पिटल्स। फिर लोगों के फ़ोन आना शुरू हो गए, उन्होंने मांगना शुरू कर दिया, पीडियाट्रिक वार्ड से फ़ोन आना शुरू हो गया, इंडस से फ़ोन आना, बाग खान, जितने भी अस्पताल हैं जिनको हम जानते थे, जहाँ हम कुछ ना कुछ दे सकते थे, हमारी कैपेसिटी, हमने उसको 6 महीने कोशिश की कि दिस इज़ हाउ वी शुड। एक्टिंग की तरह मैं आना चाहूँगी क्योंकि मेरी शायद आपसे मेरी शिकायत आज आपसे कि माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त से एक्टर हैं, हम आपको देखना भी चाहते हैं, और आपने इतने कामयाब, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने देखने वालों को भी दिए हैं, हमें बड़े पसंद भी आए, लेकिन बड़े सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स करते हैं, इसकी क्या वजह है? और हम जैसे लोग, हम आपको वैसे भी नाज़रीन देखना चाहते हैं, तो वो इसके लिए आप आगे मजीद क्या प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं? वेल, एक्टिंग वाज अ फ्लूक। उसमें एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। सुल्ताना आपा ने मुझे बुलाया कि एक वो पीरियड टाइप का उमराव जाम, मुग़ल आज़म टाइप का वो एक प्ले करना चाह रही थी। मैं उस मीटिंग में बैठा रहा, मैंने पूरी मीटिंग सुनी, मैंने पूरी कॉन्सेप्ट सुना। एंड में मैं उठा और मैंने कहा सुल्ताना आपा आप माइंड ना करें, लेकिन जो आप जिस तरह का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और ये आप चाह रही हैं, उसके लिए मैं बड़ा महंगा होऊंगा, आप कोई सस्ता सा कोई सस्ता सा यंग डिज़ाइनर ढूंढ लें और वही आपको काम कर देगा। 3 महीने के बाद सुल्ताना आपा का फ़ोन आया मुझे कि भाई तुम इतने बदतमीज़ थे उस मीटिंग में, ठीक है, कि वो जो राइटर बैठी हुई थी, समीरा फजल नाम उनका, उन्होंने तुम्हारे ऊपर एक प्ले लिखा है। अब वो कह रही है कि मैं कनाडा शिफ्ट हो रही हूँ, और आपको सिर्फ इस सूरत में स्क्रिप्ट दूंगी अगर दीपक परवानी ये स्क्रिप्ट करेंगे। क्या बात है फिर? मैंने कहा अच्छा, बड़ी अजीब सी बात हो गई ये तो। मैंने कहा ठीक है। मैंने जाकर स्क्रिप्ट पढ़ा, स्क्रिप्ट मुझे पसंद आया, बड़ा हिट रहा था, बड़ा हिट रहा था। उसमें मैं था, नादिया जमील थी और मोहम्मद राना थे। ओके, मेरे ख्याल से पहला ही ड्रामा था उनका, पहला ही मेजर जो मैग्नम ओपस ड्रामा था उनका। और बस वहाँ से वो गाड़ी आगे चल गई। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया, सब कुछ हुआ, और क्या कहते हैं, हमारा एक्टर का करियर लॉन्च हो गया। अल्लाह ताला जब आप किसी जगह पे किसी मकाम पे आपको रखता है, वो आम लोगों से मुख्तलिफ ही होते हैं, जो मेरा यकीन ही है। अब देखिए मेरी सोच वहां तक नहीं गई जहाँ तक। नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा, और क्या डायरेक्टर साहब शॉट रेडी है? हाँ जी रेडी है सर, मैं क्या करूँ अब? तो बड़ा अच्छा लगता है। अगर मैं किसी को ये कहानी सुनाता हूँ तो वो कहते हैं तुम कभी किसी से ऑर्डर भी ले सकते हो, ये कैसे है? अच्छा, सिर्फ मैं डायरेक्टर से ऑर्डर लेने पसंद करता हूँ जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ। और आपने फिल्म भी की, फिल्म का किस तरह का आपका एक्सपीरियंस था? फिल्म मैंने बहुत की है, कुछ में कैमियो रोल भी किए। बाजी में कैमियो रोल था। बाजी के आपने ड्रेसेस भी, मैं मोर देन 300 आपने डिजाइन बाजी हमने की, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी कि सारे ड्रेसेस हमने किए। फिर हमने रात चली है झूमके, हसन जैदी की फिल्म थी वो। खुले आसमान के नीचे, जावेद शेख साहब की फिल्म थी बहुत साल पहले, वो हमने की। उसके बीच में हमने कोई 200-300 वीडियोस भी किए। उस ज़माने में डिज़ाइनर को वीडियो के क्रेडिट नहीं मिलते थे, तो एक दो नाम मैं बता दूं, आपको पसंद भी आएंगे। खमाज जो वीडियो है वो मैंने किया है। अली अज़मत का नारे ना, वाइटल साइंस के सारे वीडियो, हदीका खियानी के सारे वीडियो, जुनून, आवाज़, मतलब अली ज़फ़र, रंगीन, जितने भी है। लेकिन मेरे फेवरेट जो हैं इनमें से वो यही है कि खमाज मेरा फेवरेट रहा है, और नारे ना 2 वीडियोस है जो मेरे बड़े क्लोज टू माय हार्ट। अच्छा दीपक, मुझे अभी बताएगा कि हर कोई आपके कपड़े जो है डिज़ाइन किए हुए पहनना चाहता है, लेकिन यहाँ पे एक आपने खुद कहा मैं बड़ा महंगा जो है फैशन डिज़ाइनर हूँ, मुझे अफोर्ड करना कितना आसान नहीं होता जिस तरह से आप लोगों को कहते हैं। तो मुझे अब ये बताएं, क्योंकि पाकिस्तान में भी हैं जो मीडियोकर हैं, जो मिडिल क्लास से हैं, जो आपके कपड़े लेना चाहती हैं, पहनना चाहते हैं, किसी भी क्लास में से हो, उनके बारे में, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि उनके लिए भी आप डिजाइन करते हैं? क्योंकि मैं तो एक बात कहूँ, ये बड़ा पुराना सवाल है, माइंड मत कीजिएगा वरना, ठीक है ना। हर इंटरव्यू में ये सवाल आता है, कोई भी डिजाइनर, कोई भी रिटेल ब्रांड हर कैटेगरी में कपड़े नहीं बना सकता, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है ना। कोई शादी कपड़े बनाता है, कोई कुर्ती बनाता है, कोई कुर्ता बनाता है। जब डिज़ाइनर से सवाल पूछा जाता है कि जी वो भी आपके कपड़े पहनना चाहते हैं, देखिए पहनना तो हर कोई चाहते हैं, ऐसा ही है। पहनना तो आप भी क्रिस्टियन डियोर और शनेल पहनना चाहती हैं, लेकिन खरीद के तो आप परफ्यूम और ग्लासेस ही लेके आ जाती है ना। बात आपने कपड़े तो आपने नहीं खरीदे ना। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल जो है वो इररेलेवेंट है, बिकॉज हर कोई चूज करता है कि वो किस मार्केट में कपड़े बेचना चाहता है या करना चाहता है। फॉर एग्जांपल हम ब्राइडल वेयर की मार्केट में, अगर हम ब्राइडल वेयर की मार्केट में, तो ब्राइडल वेयर महंगा होगा, ठीक है। अगर हम अनस्टिच कलेक्शन निकालते हैं जो कि रीजनेबल, आई थिंक 10-12 थाउजेंड की कलेक्शन होती है,
वो हर ईद पे आती है, ठीक है। हम जबकि हमें सेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर भी साल में 2 सेलें लगाते हैं कि जो हमारे कपड़े एक्सेस नहीं कर सकते उन लोग को उस पर एक बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। और मैंने कभी भी कपड़े अपनी विम पे प्राइस नहीं किए, कभी भी नहीं, बाय द वे, कि नहीं इसके मुझे इतने पैसे चाहिए। जो कॉस्टिंग आती है उसके हिसाब से जो एक मल्टीप्लिकेशन होती है, ओके, जो उसके हिसाब से वो कपड़े प्राइस किए जाते हैं। तो हमारे कपड़े के मैं कहूँगा कि हम क्वालिटी के पैसे ले रहे हैं। अगर मैं अपने डिज़ाइनिंग के पैसे डालूँ तो वो कपड़े और आउट ऑफ प्राइस हो जाएंगे क्वालिटी के, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग ये भी हैं जो क्वालिटी पहनना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो कुछ कपड़े होते हैं जो जिनको कहा जाता है एयरलूम पीसेस, ठीक है, जो कि आप ये नहीं कि आज आपने पहना और कल आपने फेंक दिया, यही कपड़ा आप बेटी को भी देंगी बाद में, शादी के बाद 20 साल के बाद भी आप वो आगे आपके दिया जाएगा, शायद आपकी बेटी भी वो जोड़ा अपनी बेटी को दे, ऐसा ही। सो जब आप उस लेवल की क्वालिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टाइप के कपड़े बना रहे हैं, ठीक है ना, एयरलूम पीसेस जैसे हम उसको कहेंगे, तो उसकी तो कॉस्ट का कोई मोल ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि आप मेरे इंटरेस्ट का एक सवाल है कि सेल कब लग रही है? सेल अभी लगेगी, ये वाली ईद सेल है, ये वाली ईद। तो बता दें हमारे देखने वालों के लिए कि हाँ जी, कमिंग जो ईद आ रही है इस पे सेल लगेगी, पूरे वेबसाइट पे लगेगी। एब्सोल्युटली सही कह रही हैं मोना जी, ओके। आप सेल भी देखिएगा और एंजॉय भी कीजिएगा। मुझे यहाँ ये जानना है, क्योंकि हमने जिस तरह से कहा कि आपने इतना काम किया, अब लोगों को फैशन की अब सेंस भी, अवेयरनेस भी है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इस फैशन इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा, क्योंकि देख तो रहे स्कोप तो है, मजीद इसका इंटरनेशनली नॉट तो फैशन आप इंटरनेशनली अगर बेच भी रहे हैं या भेज भी रहे हैं, इट्स अ वेरी सूटकेस वे ऑफ सेंडिंग फैशन, ठीक है। और वो जो केटर कर रहा है वो आपकी डोमेस्टिक मार्केट को ही कर रहा है, जो कि या इंडियंस खरीद रहे हैं या पाकिस्तानीज खरीद रहे हैं आपसे, क्योंकि कपड़े और लिबास एक ही है, ठीक है, या बिरयानी एक या शेरवानी एक, जो मैं हमेशा कहता हूँ। हाँ, अच्छा, वैसे आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, जिस तरह की मिसालें निकाल के दे देते जहन में नहीं होती। हाँ, कल इसी पे बात हो रही, तो किसी ने यही कहा, मैंने कहा वही बात है, देखो बिरयानी भी एक, वहाँ भी 50 किस्म की बिरयानियाँ मिलती हैं, हमारे पास भी 50 किस्म की बिरयानियाँ मिलती हैं। सिंधी बिरयानी होगी, ये बिरयानी होगी, मेमन बिरयानी होगी, वो बिरयानी होगी, भाई बिरयानी तो बिरयानी है ना। शेरवानी का भी यही हाल है। बिरयानी कितना जिक्र है, मुझे आपकी जो है, आप माशाल्लाह से, मैं तो कहती 20 साल पहले भी आप ऐसे ही थे और अभी भी ऐसे कि आप कम बिरयानी खाते हैं। नहीं, मैं तो बिरयानी खाता ही नहीं हूँ। इसकी देखिए यही वजह जानना, मैं राइस अवॉइड करता हूँ सिर्फ इसलिए कि पेट निकल आता है। एग्जैक्टली, मैं यही जानना चाहती हूँ कि आप अपनी डाइट का, फिजिक का बड़ा ख्याल करते होंगे। मैं इस सवाल पे आना चाह रही थी। मैं समझता हूँ कि वो जो टाइम गुजरा है लोगों का, और अब जो बिकॉज ऑफ इंटरनेट हम सब इतने करीब आ चुके हैं एक दूसरे के साथ कि आपके पास एक्सेस है, आपको पता है रोज़ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, रोज़ बाहर क्या हो रहा है, रोज़ कम्युनिटीज़ में क्या हो रहा है, कहाँ पर कौन है, कहाँ, मतलब वी आर कनेक्टेड, जिसको मैं कहूँगा ग्लोबली, ठीक है। उससे बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब जो है एक टाइम आ जाए, आई मीन एक अकेला इंसान, अगर मैं अपने आप को अकेला नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इतनी खूबसूरत फिल्में बन रही हैं, उनके ऊपर अवार्ड्स मिल रहे हैं आजकल, इतने अच्छे गाने मिल रहे हैं, उनके ऊपर अवार्ड्स मिल रहे हैं। मतलब ऐसी टैलेंट की तो पाकिस्तान में कोई भी कमी नहीं थी, ना कभी होगी, ठीक है। तो जब मैंने कहा ना स्क्रैप द सर्फेस, हमने अभी स्क्रैप ही नहीं की सर्फेस। कौन से ऐसे अवार्ड्स हैं जो आपको लगता है कि नहीं, मुझे मतलब मेरे दिल के करीब है, ये वो मैं चाहता था, जिस मतलब हर एक का होता है, तो वो कौन से हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे? काफ़ी चीज़ें हैं। आई थिंक जब मायामी में अवार्ड मिला, और मेरी कोई तवक्को नहीं थी कि मायामी फैशन वीक पे ही अवार्ड मिलेगा एज बेस्ट इमर्जिंग इंटरनेशनल डिज़ाइनर, तो उसके बाद जब वो अरेबिया ने एक आर्टिकल डाला, उस पर लिखा कि टू द 10 मोस्ट पावरफुल डिज़ाइनर्स टू वॉच आउट फ्राम एशिया, एंड आई थिंक मेरी 24-25 साल उम्र थी उस ज़माने में। मिलान में जब स्टैंडिंग ओवेशन मिली, और जो मिलानो मोडा के जो चेयरमैन थे, उन्होंने आके कहा कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतनी स्मार्ट और इतनी सेलेबल कलेक्शन देखी है थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, और काफ़ी दूसरे ममालिक भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, इंडिया भी कर रहा था, और हम लेकिन उससे बहुत आगे निकल चुके थे, तो वो भी बड़ा अच्छा। फिर बल्गेरिया में कुछ साल पहले बल्गेरियन गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया एज ए 6 बेस्ट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मलेशिया में भी आपने किया था? मैंने मलेशिया भी किया था। बल्गेरिया में तो बल्गेरियन नेशनल म्यूज़ियम में उन्होंने रिसेप्शन किया था, और पूरा वहाँ पर एक सेरेमनी हुई एज ए 6 मोस्ट इनोवेटिव ब्रांड इन द वर्ल्ड। फिर मलेशियन फैशन वीक में, इस्लामिक फैशन वीक में मैं ओरिजिनेटर था, जिसमें अपना इंडोनेशिया के सुहार्तो साहब थे, उनकी बेटी भी थी, और जो मलेशिया के ज़माने में प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बीवी रोज़मा शाह, वो भी उसमें थी। तो जहाँ पर मैं क्या कहते हैं फ़ैशन को या पाकिस्तान को आगे लेके जा सका, मैंने कोशिश की, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा इस्लामिक फ़ैशन के बारे में, जिसको हम मॉडेस्ट फ़ैशन भी कहते हैं आजकल। उसकी अपनी मार्केट ही कोई
$50 बिलियन की है। Oh. $50 बिलियन से उसकी सिर्फ मॉडेस्ट फैशन जो कि थोड़ा कवर्ड हो या सर पे स्कार्फ हो, उसकी एक लैंग्वेज ही अपनी है, उसकी एक मार्केट अपनी है, उसकी एक सेल अच्छी है, उसका एक ड्राइवर अपना है, ठीक है, और वो एक अलग चीज़ है। हम तो अभी तक वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि थोड़ा सा कुछ एडिशन कर लिया, कुछ हाथ का काम कर लिया, कोई एम्ब्रॉयडरी कर ली, कुछ कर ली, वही हमने पाकिस्तान से अभी तक एक्सपोर्ट करना शुरू नहीं किया। तो अभी 26 तारीख को टेक्सपो है, टेक्सपो पाकिस्तान, 26-27 बहुत सारे बाहर से बाहर आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं वहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अभी आ रहा हूँ आपके इंटरव्यू से पहले, और उसमें हम यही बात कर रहे थे सेक्रेटरी साहब TDAP के और जो चेयरमैन हैं कि वैल्यू एडिशन इज़ द वे फॉरवर्ड। क्या ही बात है। तो आपने वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं दीपक जिसमें हम बात करना चाह रहे थे, लेकिन यह है कि विश यू गुड लक, और हमारे देखने वालों के लिए, हमारे नाजरीन के लिए क्या पैगाम, स्पेशली ऐसे बच्चे या बच्चियाँ जो इस फैशन इंडस्ट्री में आना चाहती, उनके लिए आपके मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक पैगाम फैशन इंडस्ट्री के लिए नहीं होगा, पैगाम सारे पाकिस्तानी बच्चों। क्या बात है, आप बहुत सारी, मेरी इंटरव्यू से पहले भी बहुत सारी गलतियां आप दुरुस्त कर चुके, बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, बिलीव इन योर ड्रीम्स, ठीक है। कोई आपको कभी ये ना कहे कि ये कर नहीं सकते। मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई ये बात कहे किसी को कि बेटा ये तो हो ही नहीं सकता या कर नहीं सकते, तो फिर उस जो अगला इंसान आपको एडवाइस दे रहा है उसको विजन ही नहीं, ठीक है। मैं छोटी सी बात कहूँगा, हमारे अब्बा नहीं चाहते थे कि हम अमेरिका जाएं। हमारे अब्बा ने तो हमें गाड़ी में बैठा के एयरपोर्ट भी छोड़ने को कहा कि जो अम्मा ने टिकट के पैसे दिए हैं वो भी ले लो, ठीक है ना, और जो अम्मा ने पॉकेट मनी दी है वो भी रख लो, बेटा अमेरिका ना जाओ। मैं कहा मैं तो जाऊँगा, आप नहीं ड्रॉप करने जाएंगे तो मैं टैक्सी में बैठ के जाऊँगा, लेकिन अमेरिका ज़रूर जाऊँगा। अब्बा को फिर आगे जाके मानना पड़ा कि बच्चे का डिसीजन आगे जाके मानना पड़ा, उन्होंने इस बात को रिस्पेक्ट भी किया और मुझे भी रिस्पेक्ट दी। ओके, बड़े कंजर्वेटिव फैमिली से हम आए थे और हमारे ख़ानदान में कोई डिज़ाइनर नहीं बन सकता था, मैं आपको इतना ही बता दूँ, ठीक है। वो सेठ ज़मींदार टाइप के लोग हैं, गाँव वाले, ठीक है ना। दीवान साहब जो हैं वो अपने बच्चों को डिज़ाइनर नहीं बनने देते, मैं वाहिद ही हूँ, लेकिन वो मेरा जज्बा था और मैंने उनको यही कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। तो सेम मैसेज टू ऑल ऑफ यू, ओके, लिव योर ड्रीम, ठीक है। यू मस्ट लर्न हाउ टू फॉल बिफोर यू कैन लर्न हाउ टू फ्लाई। अगर 2-3 ठोकरें नहीं खाओगे ज़िंदगी की तो आगे कैसे बढ़ोगे बेटा? क्या है बात। तो मेरे ख्याल से ठोकर खाना अच्छी बात है। इंसान के लिए ठोकर खाना तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इंसान तो एक सीखने का क्या सीखता है अपनी ठोकरों से और अपनी फेलियर से सक्सेस की तरफ जाने के लिए। तो जितनी ठोकरें खाओ उतना अच्छा है, कहीं ना कहीं जरूर गाड़ी लगेगी। और आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका अपना एक्सपीरियंस आपने रखा है। तो मैं कहता हूँ हर कोई, अगर हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये कि माँ बाप इतना कुशन कर देते हैं बच्चों को खिलाना पिलाना और मोटे करने में, और शादियों तक उनको, ठीक है ना, शादियों के कपड़े तक नहीं लेने देते। माँ बाप पहुँच जाते हैं कपड़े साथ लेने के लिए, बहनें ही पहुँच जाती हैं, फूफियाँ भी आ जाती हैं, माएँ भी आ जाती हैं, आपको तो पता है ना, सब पूरा लोग तमाशा आते हैं चलता है। आपके पास। ओके, तो बेचारे बच्चों को क्या टाइम मिलेगा अपनी ज़िंदगी का सोचने को, जब सब कुछ प्लेट पे मिलाओ पकी पकाई रोटी की तरह। भाई मेहनत करो तो आगे बढ़ोगे, नाम अपना बनाओगे, मुल्क का बनाओगे, एंड दैट्स द फ्यूचर फॉरवर्ड। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता मुझे एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, क्योंकि आपने सारी बातें कर दी। लेकिन बहुत शुक्रिया दीपक, आपकी विश मैं सेम, हमारी बहुत सारी दुआएं इस तरह से जिस तरह से काम कर रहे हैं हम, जो है आपका काम हमेशा देखते रहें, और जो आने वाले बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो आपसे सीखें कि देखें अपनी फील्ड में तो काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान को क्या देना है, पाकिस्तान के लिए आगे क्या करना है। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी दीपक परवानी साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और यही कहें कि आप मेहनत करें, मेहनत करने से ना घबराएं। बेशक जितनी भी ठोकरें हों, जो ठोकर जो है वो आपको सही डायरेक्शन की तरफ और यकीनन कामयाबी की तरफ ले जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।